बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैराना दौरे की। सीएम योगी कैराना में पलायन के बाद लौटे परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी वो दे चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने परिवारों से कहा कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं, सरकार उनके साथ है। 2016 में कैराना से एक साथ कई परिवार पलायन कर गए थे। इस मुद्दे को पूर्व सांसद हुकुम सिंह जी ने भी उठाया था, जिसके बाद ये मुद्दा लोकसभा में उठा। पूर्व सांसद बाबू हुकुम सिंह ने इस मुद्दे को उठाया और पलायन कर रहे परिवारों को वापस लाने की मांग भी की थी। 2017 में बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया और विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज की। हाल ही में लखनऊ दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे को उठाया था। अब योगी सरकार ने पलायन करके गए परिवार को वापस कैराना उनका स्वागत किया है। ये सारे परिवार लौट के आए हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन सब से मुलाकात भी की। ये वो तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने आश्वासन दिया है इन परिवारों को जो अब लौटे हैं वापस, कि इन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए, नहीं सताना चाहिए, इन्हें हर प्रकार की मदद मिलेगी, ये उन्हें आश्वासन दिया गया। तो जो परिवार कैराना से पलायन करके गए, हिंदू परिवार जो पलायन करके गए, उन परिवारों का वापस लौटना एक बहुत बड़ा संकेत कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो हर किसी की मदद करेगी, किसी को भी अपना घर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस वक्त अगर आप देखें इन तस्वीरों में स्वतंत्र देव सिंह भी जो मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष जो है वो, उनके साथ साथ वहाँ के योगी का कैबिनेट में कुछ मंत्री हैं, वो भी संगठनात्मक तौर पर इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, लोग वहाँ पर क्या कहते हैं, किस तरह का उन्हें फीडबैक मिलता है, इस पर भी गौर किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात योगी आदित्यनाथ की कि वो आश्वासन जो दिया गया योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा कि जो लोग अपने घरों को छोड़कर गए हैं उनको वापस लाया जाएगा, उनका वापस पुनर्निवास वहीं पर होगा, उनको वापस अब जाकर आगे जाकर अपना घर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आश्वासन, इस पर अमल हुआ है। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। अमित, बताइए कौन कौन वहां मौजूद हैं? आज योगी आदित्यनाथ का काफ़ी सारे कार्यक्रम हैं, कई सारी प्रोजेक्ट्स का अनावरण भी है, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है पॉलिटिकली, बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जब उन्होंने आश्वासन दिया कि जो पलायन करके गए उन्हें वापस लाया जाएगा। इस आश्वासन पर क्या उत्तर प्रदेश में ये कहा जा सकता है कि योगी की सरकार खरी उतरी है? जी बिल्कुल, खरी उतरी है या नहीं आनंद, देखिए ये तो चुनाव में जब लोग वोट करेंगे तब यह पता चलेगा, लेकिन तस्वीरें यहाँ पर बहुत कुछ बयान करती है। आप देख सकते हैं पूरे इस गली को, ये कस्बा मोहल्ला है आनंद, कस्बा मोहल्ला है कैराना शामली जिले का, और भगवा रंग में इसको रंग दिया गया। पलायन कर चुके जो परिवार वापस आए हैं उससे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं। साथ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह है, गन्ना मंत्री सुरेश राणा है, और करीब आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त के साथ ये मुलाकात चल रही है। इतना ज्यादा समय सीएम बिता रहे हैं इन पलायन कर चुके जो वापस जो परिवार आए हैं उनके साथ। तो ये दिखाता है, ये संदेश देने की कोशिश है ऐसे लोगों को जो लोग डर के मारे छोड़कर जाते हैं, उनके साथ सरकार क्या सोच रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव से बिल्कुल अलग स्थिति आनंद, क्योंकि इस बार किसान विरोध का सामना करना पड़ रहा है पार्टी को, और इस बार परिस्थितियां भिन्न हैं। कल ही जयंत चौधरी आरएलडी के जो मुखिया हैं उनकी बहुत बड़ी रैली इससे थोड़ी दूर में हुई थी, और आज बीजेपी के जो तमाम शीर्ष नेता हैं, यूपी सीएम है, इस इलाके में यहां पर आ रहे हैं। तो पलायन के मुद्दे को कितनी गंभीरता से बीजेपी ले रही है, यूपी सरकार ले रही है और केंद्र सरकार भी यहां तक ले रही है, ये इस दौरे से जताने की कोशिश की जा रही है आनंद। अगर पिछले एक महीने का सीक्वेंस अगर हम देखें
तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलायन के मुद्दे का जिक्र किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने लखनऊ के दौरे में भी पलायन का जिक्र किया था। और अब 40 मिनट से भी ज्यादा, आधे घंटे का वक्त हो चुका, उम्मीद की जा रही है 40 मिनट की मुलाकात होगी। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी प्रमुखता से पार्टी इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में चुनाव में चलेगी, और जो उसके विरोध में मुद्दे हैं उसका काउंटर करने के लिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आनंद यूपी सीएम आ रहे हैं, यूपी सीएम, ये सीधा तस्वीरें हैं, ये कुछ मीडिया से मुखातिब होंगे। जी जी किराना कस्बे में आया हूँ। ये कस्बा कभी देश के प्रमुख औद्योगिक कस्बे के साथ साथ शास्त्रीय संगीत केंद्र और उसके एक प्रमुख घराने का केंद्र बिंदु माना जाता था कि देश के प्रमुख औद्योगिक कस्बे के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी एक केंद्र और उसके एक प्रमुख घराने का केंद्र बिंदु माना जाता था। उन्नीस सौ 1990 के दशक के प्रारंभ में राजनीति के अपराधीकरण और पेशेवर अपराधियों के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम कैराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला है। यहां पर हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देश के अंदर ये समाचार काफी सुर्खियों में भी था। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। 2017 में जब मैं यहां आया था तब यहां के लोगों ने मांग की थी कि सुरक्षा की दृष्टि से यहां की चौकी के सुदृढ़ीकरण और यहां पर पीएसी की एक बटालियन की स्थापना हो। चौकी के सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई पहले ही हो चुकी थी और यहां पर पीएसी की एक बटालियन की स्थापना की कार्रवाई के लिए आज मैं स्वयं यहां पर आया हूं और कुछ उन परिवारों के साथ भी मैंने संवाद किया है जो पिछली सरकारों के राजनीति के अपराधीकरण के शिकार हुए थे। उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं। उनमें एक विश्वास जगा है और हमारी सरकार ने इस बात के लिए यहां के हर एक परिवार को आश्वस्त किया है कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी वह हमारी रणनीति निरंतर आगे भी चलेगी। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं स्वयं इस कैराना कस्बे में भी आया हूं। बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर एक विश्वास देखने को मिला है और ये विश्वास अवश्य रंग लाएगा, क्योंकि अब एक कैराना कस्बा आपराधिक गतिविधियों का नहीं बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यहां की जो मांग थी कि यहां पर अक्सर जाम होता है, आज बाईपास बन रहा है। औद्योगिक इकाइयों का यहां पर पुनर्गठन के साथ साथ नई इकाइयां लग रही हैं।
काफी बड़े पैमाने पर यहाँ की जो औद्योगिक प्राधिकरण है उसके माध्यम से विकास और निवेश की जो संभावनाएं यहाँ पर बनी है, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ है, व्यापार बढ़ना प्रारंभ हुआ है। और हमें विश्वास है कि सरकार की 2017 में आने के बाद से जो नीति रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मंत्र रहा है, सबका साथ सबके विकास का, तो हम विकास भी सबका करेंगे, शासन की योजनाओं का लाभ भी सबको देंगे, बिना भेदभाव के देंगे, लेकिन बगैर तुष्टीकरण की नीति को अपनाए हुए अपराध और अपराधियों के प्रति कठोरतम कार्रवाई करने के अपने संकल्प के साथ ही आज हमारी सरकार और मैं स्वयं यहां पर आया हूं। और मैं फिर इस कस्बे के सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे बेझिझक यहां पर अपने पूर्वजों की भूमि पर रहें, यहां की विरासत को संरक्षण करना और साथ साथ यहां के व्यापारिक और औद्योगिक माहौल को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के समय जिन परिवारों को क्षति पहुंचाई गई थी, उनके परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या हुई थी, मैंने जिला प्रशासन से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। उसमें से बहुत सारे दोषी कार्रवाई उनकी हो चुकी है। सरकार उनको कुछ कंपनसेशन भी देगी, मुआवजा भी देगी, जिससे वे लोग फिर से यहां पर अपने व्यवसाय को और अपने अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकें और हर व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से यहां पर रह सके। मैं इसीलिए आज खास तौर पर उन परिवारों से मिलने के लिए और उन्हीं के साथ में हमने दोपहर का भोजन भी लिया है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी, यहाँ के माननीय सांसद जी भी, हमारे विधायक भी, प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा जी भी, ये सभी लोग, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भी, ये सभी लोग यहाँ मेरे साथ में इसी बात को लेकर के आए हैं। धन्यवाद जी। सवाल उठा रहा है, दो चीजों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। पहला कहा जा रहा है आप एक धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं, दूसरा आपके आने की टाइमिंग को लेकर कि तब चुनाव थे तब आप आए थे और अब चुनाव है इसलिए आप आए हैं। क्या सिर्फ चुनावी मुद्दा? देखिए, अभी चुनाव नहीं है, चुनाव में कुछ समय है। दूसरा, मैंने आपको पहले बता दिया था, यहां पर पुलिस चौकी के सुदृढ़ीकरण की मांग थी, वो हम पहले ही कर चुके हैं। पीएसी की नई बटालियन के स्थापना के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। मेरा यह दायित्व बनता है कि हर पीड़ित व्यक्ति से मैं मिलूं, और पीड़ित अगर हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं है, और मैं इसीलिए उन पीड़ितों से मिलने के लिए आया हूं जिन्हें पिछली सरकार के समय में प्रताड़ित करके पेशेवर अपराधियों ने यहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। सरकार की वर्तमान में, हमारी सरकार की जब 2017 में आने के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जब सरकार ने कार्रवाई शुरू की, वे सभी परिवार अपने को सुरक्षित महसूस किए वापस आए हैं, और आज उन सभी लोगों से ही मैंने यहां पर मुलाकात की है। चौधरी कह रहे हैं कि और कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सिर्फ पलायन की बात कर रहे हैं। तो मैं तो इसी बात को लेके आया हूं। पलायन भी एक मुद्दा है और बाकी बातों को करने के लिए मैंने मंच सजाया है बाहर। आप उसको कवर करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। सीधा अमित पांडे के पास जाएंगे। अमित पांडे वहीं लाइव है हमारे साथ। योगी आदित्यनाथ का भरोसा लोगों को कि पलायन करने की अब आवश्यकता नहीं होगी, जो पलायन करके आए हैं उनके साथ मैंने भोजन भी किया है।
प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष भी मेरे साथ थे, वहां के मंत्री, प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा भी वहां पे मौजूद थे। हम सब ने परिवार के साथ भोजन किया है। पीएसी की एक बटालियन का अनावरण होगा, की शुरुआत अब होगी, लॉन्च होगा, उसका भी मैं उसकी भी बात की योगी आदित्यनाथ ने, और कहा कि अभी एक रैली को संबोधित करने वाले हैं, वहां बाकी विषयों को मुद्दों को भी वो एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे, उन विषयों पर भी बात करेंगे। लेकिन अमित, जहां सीधा सवाल अगर पूछा गया, इसको सियासत से जोड़कर देखने की कोशिश की गई, धर्म विशेष से जोड़कर देखने की कोशिश की गई, तो योगी आदित्यनाथ का सीधा जवाब कि अगर पीड़ित हिंदू है तो उसको मिलने में कोई गुनाह नहीं, और जो हमने वादा किया है उस वादे को निभाया है। जी बिल्कुल, जो उनका एजेंडा है, पार्टी का घोषणा पत्र जो एजेंडा था उसी को हमने पूरा किया है, ये कहने के लिए यूपी सीएम यहाँ पर आया। और आनंद, वक्त देखिए, वक्त बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, सीएम योगी राजनीतिक प्रस्ताव जाते हैं और ठीक एक दिन बाद यूपी सीएम की इस इलाके में जो सबसे अहम यात्रा, पहली यात्रा पलायन के मुद्दे को लेकर यहाँ पर है। तो कितनी ढेर सारी चुनौती आनंद बीजेपी को यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो देखने को मिल रही है, शायद पार्टी के रणनीतिकार यह सोच रहे हैं कि पलायन ही ऐसा मुद्दा है जिस वजह से एक अच्छा काउंटर दिया जा सकता है। और इसी वजह से देखिए, लिस्ट देखिए कौन कौन लोग उनके साथ मौजूद थे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा गन्ना मंत्री भी मौजूद थे, इसके अलावा जो जाहिर सी बात है जो सांसद है वो भी मौजूद थे। तो खुद बीजेपी अध्यक्ष, खुद यूपी सीएम पीड़ित परिवार से मिलने आते हैं, पलायन के मुद्दे का जिक्र करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका होता है, कैराना वो इलाका होता है, कैराना में कांदला का भी जिक्र करते हैं, अन्य इलाकों का भी यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी अमित, आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप चेष्टा करें कि किसी भी पीड़ित परिवार के किसी सदस्य से अगर आप बात कर सकें योगी आदित्यनाथ के मुलाकात के बाद, उनकी प्रतिक्रिया अगर हम जान सकें यहाँ अखाड़ा में, तो बहुत खूब होगा, बहुत बढ़िया होगा। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने आक्षेप किया और सीधा उन्होंने एक और बात की, उन्होंने ये भी कहा कि पेशेवर जो कैदी अपराधी थे उन्होंने जानबूझकर इनका पलायन करवाया। तो ये जो बातें हैं, ये भी उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी पेशेवर अपराधियों को जोड़कर ऐसे, उन्होंने सीधा कटाक्ष भी किया है समाजवादी पार्टी पर। हाँ जी बिल्कुल, अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए यहाँ पर है, उसी का हम जिक्र कर रहे थे कि इन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के दौरान जिन लोगों, शासन के दौरान जिन लोगों को नुकसान झेलना पड़ा, सरकार उनकी भरपाई के लिए हर कदम पर साथ है, चाहे मुआवजा देने की बात हो, चाहे सरकारी नौकरी देने की बात हो। अब मंच पर अब से थोड़ी देर में पीएसी की बटालियन की स्थापना की घोषणा करेंगे। खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी यहाँ पर मौजूद थे, तो यहाँ के लोगों को संदेश देना चाहते हैं यूपी सीएम की, और जब भी ऐसी घटना होगी तो अतिरिक्त। अमित, मेरा आपसे आग्रह है कि किसी भी पीड़ित परिवार से अगर आप बात कर सके तो फिर मैं आपके पास लौटता हूं। इस बीच हमारे साथ मोहसिन रजा जी भी हैं। मोहसिन रजा जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। कैसे हैं? मैं ठीक हूं। अभी वहां पर ऐसा लग रहा है कि जो पलायन करने पर मजबूर हुए थे उनका भी थोड़ा मंगल हो रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठकर उनके साथ भोजन भी किया, ये खुद उन्होंने ही सबको बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं आप, ये आरोप जब लगाया योगी आदित्यनाथ पर तो उन्होंने कहा कि अगर पीड़ित हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं। देखिए आनंद, सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 से पहले का उनका समय याद करिए। जब 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग भाजपा की सरकार बनाकर आए तो लोग पलायन कर रहे थे, लोग मजबूर हो गए थे। तो मजबूर किसने किया था? और ऐसे परिवारों की चिंता करने अगर मुखिया प्रदेश का पहुंच रहा है तो ये उन परिवारों के लिए और प्रदेश के लोगों के लिए एक ये कि हमारा मुखिया कितना चिंतित रहता है प्रदेश की 24 करोड़ जनता को लेकर। जो लोग पलायन कर रहे थे, जिन पर दबाव बनाया गया था, जो मजबूर हो गए थे उत्तर प्रदेश और अपने जनपदों को, अपने घरों को छोड़ने के लिए, उनका साहस और ढाढ़स बढ़ाने के लिए, और आज अगर वहां गए उन योजनाओं का निरीक्षण भी कर रहे हैं, तमाम योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो अगर इस तहत वो गए कैराना में और जाकर उन परिवार से मिले तो वो परिवार के लिए भी बड़े गर्व की बात है और हम सब के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री को ये बात याद है कि हमने जिन परिवारों को रोका और आज जो कानून का राज स्थापित है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा मुखिया मिलेगा कहाँ जो घर जाकर चिंता करे किसी की? ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कभी हुआ है क्या? जी, समाजवादी पार्टी पर थोड़ा उन्होंने आक्षेप भी किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के टाइम ये क्राइम का गढ़ बन गया था कैराना, जहां से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कैराना घराना बहुत प्रख्यात है और जो कि इंडस्ट्रियल हब हुआ करता
करता था वो क्राइम का हेड हो गया था। उन्होंने कहा कि पेशेवर अपराधियों ने पलायन पर मजबूर कर दिया था कुछ परिवारों को। नहीं, बिल्कुल भी खाली मतलब माननीय मुख्यमंत्री ने कराना की बात की, लेकिन मैं तो जहां तक बात कर रहा हूं तो मैंने तो देखा कि उत्तर प्रदेश का ही यही हाल था समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान। लोग पलायन नहीं तो छुप रहे थे, लोग एक दूसरे के अगल बगल घरों में भाग जाते थे, अपराधियों से इतना भयभीत हो चुके थे। और कैराना और वेस्टर्न यूपी में तो आपने देखा था कितना बुरा हाल था आनंद। तो उस चीज को बेहतर किया है आदरणीय योगी जी की सरकार ने और कानून के राज में। यही योगी राज है। इसकी प्रशंसा पूरे देश में जो हो रही है या विदेशों में हो रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून का इकबाल है, अपराधी भाग रहा है, आम आदमी संपन्न है, खुशहाल है, बहाल है। मोहसिन रजा जी, मेरा आग्रह है आप मेरे साथ फोन पर बने रहें। सुनील यादव समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के टाइम लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ रहा था, अब हमने उनको वापस बुला के फिर बसाया है। देखिए, मैं केवल ये कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हताश और निराश हैं, क्योंकि पूरे कार्यकाल में एक भी कोई काम अपना नहीं कर पाए हैं। अभी मैं सुन रहा था कानून का राज, क्या कानून का राज उन्नाव की बेटी के समय दिखा, हाथरस की बेटी के समय दिखा? क्या उत्तर प्रदेश में कभी जेलों में हत्याएं हुई, कचहरी में हत्याएं हुई? क्या कभी सुबोध सिंह जैसे इंस्पेक्टर की हत्या करने वाले की माला किसी दल ने पहनाया? अगर ये कहीं संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और भारतीय जनता पार्टी कानून की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बात करे ना गड्ढा मुक्त सड़क की, भारतीय जनता पार्टी बात करे रोजगार की, भारतीय जनता पार्टी बताए कि कितने उद्योग लेकर के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए कि आपने जो वादे किए थे, जो संकल्प पत्र था आपका, वो कितना पूरा हुआ है। आज मुख्यमंत्री जी हताश और निराश घूम रहे हैं। वो जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सुपड़ा साफ करने जा रही है, फिर मुख्यमंत्री जी को घंटी बजाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं रहेगा। मोहसिन रजा जी क्या कहेंगे? अब देखिए, सुनील साजन हमारे छोटे भाई हैं, मैं क्या कहूं, वो तो उन्हें तो करना ही करना बात है। मैं उनको बताना चाहता हूं, एक ही बात बताना चाहता हूं कि जिस जगह से उनके मुखिया चुनाव जीत कर आए थे, आजमगढ़, वहां आप देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस से हम ले आए हैं। 16 तारीख को हमारे गृह मंत्री जा रहे हैं, क्योंकि वहां के सांसद नहीं मिल रहे हैं वहां के लोगों को, तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया और देश के गृह मंत्री चिंता कर रहे हैं वहां के लोगों की। तो हमने और पूर्वांचल एक्सप्रेस से हम लेकर आ रहे हैं। 16 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। इन्होंने तो एक बना दिया था, उसका इतना बखान हम 4 बना चुके हैं। हम लोगों की सेवा में लगे हैं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है, कानून का राज स्थापित हो चुका है। इसलिए हताशा और निराशा ट्विटर करने वाले लोगों पर या घर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग ही है हताश। जो मैदान में है, जो धरातल पर मौजूद है, जो गांव गरीब किसानों के बीच में, उसकी बात आनंद करिए ना, वो हमारे आदरणीय योगी जी हैं। जी, मोहसिन रजा जी, सुनील यादव जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में वहां एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस बीच ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात दिल्ली में छठ पर हो रही सियासत और छठ से पहले मैली हुई यमुना नदी पर। दिल्ली में छठ पर्व की शुरुआत के साथ ही सियासत भी तेज हो चुकी है। एक दिन पहले द्वारका इलाके में छठ घाट बनाने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर छठ घाट नहीं बनाने देने के कई आरोप लगा दिए। जबकि दूसरी तरफ छठ से पहले यमुना नदी में बढ़े हुए प्रदूषण ने भी छठ पूजा करने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। साथ ही इस मुद्दे पर भी अब सियासत तेज होने लगी है। अब लोक आस्था के महापर्व छठ पर दिल्ली में सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। पहले बीजेपी ने सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की इजाजत नहीं देने पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर छठ घाटों का निर्माण रोकने का आरोप लगाया है। दिल्ली के द्वारका के दुर्गा पार्क में छठ घाट पर मरम्मत पर तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा ने आरोप लगाया है कि जब वो और उनके समर्थक छठ घाट की मरम्मत के लिए पहुंचे वहां पर, तो उन्हें बीजेपी के कब्जे वाले साउथ एमसीडी की ओर से रोक दिया गया, जिसके बाद विरोध दर्ज करने के लिए विनय मिश्रा अपने समर्थकों के साथ पार्क के बाहर धरने पर बैठ गए। छठ घाट की मरम्मत पर सियासी तकरार बढ़ी तो वहां पुलिस बल की भारी संख्या की तैनाती भी कर दी गई। उधर साउथ एमसीडी के मेयर मुकेश सूर्यान ने
आम आदमी पार्टी के विधायक के आरोपों को बेबुनियाद बताया। यहाँ पे हम घाट के मरम्मत के लिए यहाँ पहुँचे तो मेयर साहब यहाँ पहुँचे, मेयर के कुछ लोग यहाँ पहुँचे और उन्होंने उस काम को रोक दिया। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जब 30 वर्षों से हम लोग यहाँ छठ मना रहे तो हमको छठ मनाने दिया जाए। मेयर साहब सिर्फ दुर्गा अपने इस वार्ड में सिर्फ दुर्गा पार्क कल्याणी, शिवपुर में भी जो हमारा घाट था वहाँ पे भी उन्होंने काम बंद कर दिया, वहाँ पे भी छठ नहीं होगा। तो मेयर साहब का कहना है कि उनके वार्ड में किसी भी घाट पे छठ पूजा नहीं होगी। आप देख रहे हो किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता किस तरह से छठ घाट को रोकने के लिए कितना बड़ा हजूम के साथ में है। इस छठ घाट को रोकना चाहते हैं जिसको हम एमसीडी के लोग बना रहे हैं। ऑलरेडी हमने एक छठ घाट बना दिया, दूसरा बनाने की प्रक्रिया में। ये छठ घाट ना बने, माता छठी मैया का मंदिर ना बने, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आकर के अराजकता फैला रहे हैं, महिलाओं बहनों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। अब वहाँ एमसीडी का कहना है कि हम छठ घाट बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम घाट की मरम्मत करने गए तो हमें रोका जा रहा है। राजीव बब्बर बीजेपी से और संजीव झा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले वहाँ आईटीओ के घाट पर, छठ घाट पर दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं। वहाँ क्या परिस्थिति है? घाट पर क्या छठी मैया की पूजा करने की इजाजत होगी? बीजेपी सही है कि आम आदमी पार्टी सही है? आनंद, इसी को लेकर लड़ाई है। बीजेपी ये कह रही है कि वो लगातार वो वैकल्पिक घाट जो हैं जहां पर लोग छठ मना सके उसके लिए तैयारी कर रही है, लेकिन जो बीजेपी के मेयर हैं वो काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि वो लगातार घाटों की साफ सफाई खुद से करवा रहे हैं। जिस काम को सरकार को करवाना चाहिए था वो काम उन्हें खुद करना पड़ रहा है। और इस वक्त जब आज ये छठ पर्व शुरू हो चुका है, लोग जब यहाँ आना शुरू हो गए हैं, तो अब तक क्यों नहीं ये काम किया गया? यही वजह है कि थोड़ी देर पहले बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने पूजा की, उसके बाद घाट की सफाई की और कहा कि मैं खुद यहाँ 10 तारीख को जब मुख्य तौर पर छठ यहाँ पर पूजा होगी वो यहाँ पर होंगे और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर होंगे। साफ तौर पर प्रवेश वर्मा ये कह रहे हैं कि डीडीएमए में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी होते हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव क्यों नहीं रखा कि घाट पर जो है वो छठ मनाई जाए? क्यों अरविंद केजरीवाल बाद में एलजी को चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने परमिशन क्यों नहीं दी? तो साफ तौर पर एक पाले से गेंद दूसरे पाले में जाती है और दूसरे पाले से उस पाले में डाल दी जाती है, लेकिन इस पर साफ तौर पर कोई कुछ नहीं कह रहा कि जो लोग चाहते हैं कि छठ धूमधाम से मने, छठ बेहतर तरीके से मने, वो क्या करें। बिल्कुल, ये टेबल टेनिस का गेम जो है, पहले आप या फिर आपकी बारी, ये गेम कब तक चलता रहेगा? राजीव बब्बर जी और संजीव झा जी। संजीव झा, आप बताइए, इसे रोका किसने है? और जिस तरह से अभी यमुना की हालत है, डुबकी लगाने के लिए जो श्रद्धालु जाएंगे वो भी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी पहले दिन से इस पर राजनीति कर रही है। राजनीति से गंदी राजनीति कहेंगे, गंदी राजनीति कर रही है। पहले डीडीएमए का आदेश आता है कि दिल्ली में छठ नहीं होगा। अब डीडीएमए का अध्यक्ष कौन है? एलजी। तो पहले एलजी को कहते हैं कि आदेश ना जारी करो, फिर प्रदर्शन करते हैं जाके सीएम साहब के यहाँ। जब सीएम साहब चिट्ठी लिखा कि अब पूजा होना चाहिए क्योंकि कोरोना केसेस कम हो रहे हैं और दिल्ली में बाकी आयोजन भी हो रहा है, तो डीडीएमए में फिर एलजी साहब ने ये तो कहा कि पूजा होना चाहिए, बाकी जब मिनट्स आता है तो कहते हैं यमुना किनारे पूजा नहीं होगा। फिर बीजेपी अपने एलजी को कहता है कि यमुना किनारे ना होने दो, जबकि आधे पूर्वांचल यमुना किनारे पूजा करते हैं। अब एक बात बताइए, आज प्रवेश वर्मा जी गए हैं छठ आईटीओ घाट पे, ये यमुना घाट है। एक तरफ एलजी कहता है पूजा नहीं होगा, आप कहते हैं पूजा होगा, तो क्यों नहीं आप एलजी को कहते हैं? एलजी तो आपके अपने हैं, एलजी को आपने नियुक्त किया है। आपसे पराये हैं क्या? हमारे पराये हैं, हमारे पराये इसलिए हैं। आप भी तो एलजी के साथ ही काम करते हैं ना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एलजी के साथ काम करती है ना, एलजी के ऑफिस के साथ काम करती है ना। आनंद जी, आपको आश्चर्य होगा कि मैं विधायक हूँ, हमारे सरकार के वो मुखिया है। मैं उन एलजी साहब से पिछले 7 दिन से मैं टाइम मांग रहा हूँ मिलने का, मुझे मिलने का समय नहीं मिल रहा। मैंने उनको चिट्ठी लिखकर ये कहा कि यमुना कभी छठ पूजा में गंदगी नहीं फैलती, क्योंकि छठी मैया की पूजा साफ सफाई की पूजा है, घाटों की सफाई होती है, नदियों की सफाई होती है, तो पर्यावरण का संरक्षण होगा। लेकिन हमारे सरकार के मुखिया होने के बावजूद एलजी साहब हमसे नहीं मिलते हैं। उधर बीजेपी का कोई पार्षद अगर फोन कर दे नंगे पांव आ जाते हैं। तो अगर प्रवेश वर्मा जी को, मनोज तिवारी जी को पूजा कराना था तो जाके एलजी से मिलते, एलजी को चिट्ठी लिखते। एलजी 1 मिनट में इनके कहने पे पूजा कराता, लेकिन इनको पूजा नहीं कराना है, गंदी राजनीति करनी है। छठी मैया के नाम पे राजनीति करो, छठी मैया माफ नहीं करेगी। पूर्वांचल वासी बहुत समझदार है, सब समझ रहे हैं। ये पूर्वांचल वासियों का इंटरेस्ट है, छठी मैया का आदर है, या फिर आप एक दूसरे के वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने की और उसको उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं? राजीव बब्बर जी, एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और फिर ये दिल्ली का ये हाल,
ना यमुना में डुबकी लगाई जा सकती है, ना वहां घाट ठीक से बने हैं। मेयर अब वहां पे ईंटें लगा रहे हैं, घाटों की तैयारी कर रहे हैं। ये पहले क्यों नहीं हुआ काम, ये पूछना तो गलत नहीं है। और फिर एक ऑर्डर पर इतनी सारी सियासत क्यों? सीएम और एलजी के बीच में क्या ओपिनियन क्यों इतना अलग अलग है? दोनों साथ में मिलकर डिस्कस नहीं करते हैं? एलजी की चिट्ठी के बाद ही अरविंद केजरीवाल चिट्ठी लिखते हैं। अब ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में आप कितना पिंग पोंग खेलिएगा? राजीव बब्बर जी, मेरे को पहले तो मुझे आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके सब साथियों से बहुत हमदर्दी है, क्योंकि ये जो कह रहे थे कि एलजी साहब मिलने का समय नहीं दे रहे, सच्चाई तो यह है इनको अपने मुख्यमंत्री से भी मिलने का समय नहीं मिल रहा, क्योंकि वो भी कभी गोवा घूम रहे हैं, कभी पंजाब घूम रहे हैं, कभी उत्तराखंड घूम रहे हैं। और इनके विधायक जब अपने साथी दोस्त बताते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि इनको सीएम से भी मिलने का समय नहीं मिल रहा है। बहरहाल डीडीएमए में वाइस चेयरमैन यानी मेंबर जो है केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने क्या किया, कोई कागज तो दिखाओ। और एलजी साहब तो आप हमारे को कहते ही हो, क्योंकि संविधान के एलजी साहब है नहीं, एलजी साहब तो इन्होंने पार्टी के बना दिए। तो अगर आपको छठ से इतना प्यार था तो जाकर फिर उनके घर पे धरना क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं उनके सोफे पे जाके बैठे? तो ये सब राजनीति मत करो। मनोज तिवारी ने सबसे पहले, हमारे जो सांसद हैं, उन्होंने इस बात को उठाया, जब नहीं सुना, प्रदर्शन किया, उनको चोट लगी और उसके बाद ये मुद्दा चर्चा में आया। ये तो सबको धोखा दे ही रहे थे। अब रही बात जो पॉल्यूशन की बात है, देखिए कितना दुख है, 940 करोड़ एक सरकार खर्च देती है अपनी शक्ल दिखाने में, एडवर्टाइजमेंट दिखाने में, और पोल्यूशन के नाम पे आज हालत यह है कि आप बात करने का आपको अधिकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का यमुना का हाल है, बताइए कौन जिम्मेवार है? क्या कंक्रीट काम आपने किया? तो ये सब नाटकबाजी। हमारे यहाँ तो एमसीडी का दिवाली से पहले सब जगह मीटिंग हो गई कि जहां जहां छठ घाट है वहां पे सफाई, वहां पर व्यवस्था, वहां पर चूना, वहां पर श्रद्धांजलियों को दिक्कत ना हो, पूरी हमने कोर कमेटी बना के हमने काम शुरू किया। तो एमसीडी तो चाहती है कि सब जगह छठ मनाया जाए, और आपने अभी देखा हमारे मेयर भी कह रहे हैं किस तरीके की गंदी राजनीति इनके लोग कर रहे हैं। तो मुद्दा ये है साहब। अच्छा संजीव जी बोलिए। आप इसको देखिए राजीव जी भैया देखो, राजीव जी कह रहे हैं ये गंदी राजनीति कर रहे थे। क्या बताइए कि द्वारका में दुर्गा पार्क में पिछले 30 साल से छठ पूजा हो रहा था। इनके मेयर कहते हैं कि हम पूजा नहीं करने देंगे क्योंकि ये मेरा पार्क है। हमने कहा कि ये आपका पार्क नहीं है, ये जनता का पार्क है और जनता पूजा करती रही, पूजा होगा। हम घाट बनाना जानते हैं, जाके पूजा कराया। दोस्त आप तथ्य गलत, वो छठ घाट जाके बना रहे हैं। आपका विधायक वहां नाटक कर रहा है क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी है भाई। आप इस पे डिफेंसिव हो गए क्योंकि हमने तो उनके हाथ जोड़े। हमने पर संजीव जी मेयर ने तो तस्वीरों के साथ दिखाया कि वहां घाट की तैयारी हो रही है, घाट की मरम्मत हो रही है। ईंटों के बीच जहां काम चल रहा है वहां पर वो खड़े होकर कह रहे हैं देखिए घाट की मरम्मत हो रही है। ये विधायक क्यों कह रहे हैं कि हम घाट में नहीं आने दे रहे हैं? अब तस्वीरों पर विश्वास करें या जो आपके विधायक कह रहे हैं उस पर विश्वास करें? राजीव बब्बर आप क्या कहेंगे? आनंद जी कल आपके पत्रकार वहां थे, अपने पत्रकार से पूछ लीजिएगा। जहां 30 साल से पूजा हो रही थी वहां उन्होंने पूजा नहीं होने दिया। अब जब दबाव पड़ा तो एक डिस्प्यूटेड साइट पे जाकर कह रहे हैं हम घाट बना रहे हैं। जब लगा कि अगर हमने ये किया तो हमारी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी, तब इन्होंने जाकर एक डिस्प्यूटेड लैंड पे जो वहां से बहुत दूर है, बहुत गंदगी जहां पे, वहां अच्छा राजीव जी, संजीव जी जरा राजीव जी को बोलने दीजिए, वो स्काइप से जुड़ रहे हैं तो उनका थोड़ा सा इंटरप्शन आ रहा है, उनको जरा सीधा बोलने दीजिए। जी राजीव, जवाब कैसे देंगे आप? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि डीडीएमए की मीटिंग में केजरीवाल साहब क्यों नहीं बोले? आपने आंदोलन क्यों नहीं किया? मनोज तिवारी अगर इस आवाज को नहीं उठाते, आंदोलन नहीं करते, चोट नहीं खाते, तब तक तो आप सो रहे थे। और संजीव भाई पूर्वांचल की बात करते हैं, संजीव भाई भी जो पत्र लिखने का नाटक करते हैं वो मनोज तिवारी के आंदोलन के बाद लिखते हैं। तो ये सब बातें मत कीजिए। पर द्वारका में जो हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? मैया द्वारका में दुर्गा पार्क को लेकर जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी का आरोप है 30 साल से जहां पूजा हो रही थी वहां पर नहीं, अब एक डिस्प्यूटेड साइट पर घाट बनाया जा रहा है। कोई ऐसा, देखिए सुनिए, कोई ऐसा काम नहीं। अभी आपने मेयर को अपने टीवी पे लाइव सुन लिया, वो ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी के लोग जानबूझ के मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो छठ घाट बना रहा हूँ, इससे ज्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए? आपके कैमरा ने अभी इंटरव्यू दिखाया। तो ये सब बातें मत कीजिए। और जो आप छठ मैया की बात कर रहे हैं, वो छठ मैया अगर माफ नहीं करेगी तो आप लोगों को माफ नहीं करेगी। जिसने यमुना के अंदर 7 साल में पोल्यूशन के नाम पे तो कुछ नहीं किया, लेकिन पोल्यूशन की एडवर्टाइजमेंट में 940 करोड़ खर्च किए। तो भैया यमुना जी की जो बातें कर रहे हैं आप, छठी मैया की बातें कर रहे हैं, वो आपको माफ नहीं करते। यही बात हमने एलजी साहब को भी लिखा। हमने कहा
कि अगर छठ पूजा होगी तो यमुना की भी साफ सफाई होगी। देखिए हर बार जब छठ पूजा होता था तो हरियाणा से पानी आती थी, प्रदूषण भी साफ होता नहीं, था। पर मैं आप दोनों से एक बात पूछना चाहता हूं, संजीव जी, राजीव जी, मैं आप दोनों से एक बात पूछना चाहता हूं, जो श्रद्धालु हैं वो कहां जाएं? यमुना घाट पर, यमुना तट पर जाएंगे तो पानी इतना गंदा है कि वहां जान जोखिम में डालने वाली बात है। श्रद्धालु फिर भी डुबकी लगा रहे हैं। आज नहाए खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत तो हो गई, लेकिन छठ पर्व की शुरुआत के साथ ही दिल्ली के यमुना के घाट में से जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई डरा देने वाली थी। इन तस्वीरों को देखिए आप, 5 तस्वीरें आपको यमुना की दिखा रहे हैं। दिल्ली के आसपास छठ पर्व पर कई लोग यमुना के किनारे पूजा के लिए पहुंचे, लेकिन यमुना का पानी इतना जहरीला हो चुका है कि उसमें पानी कम झाग ज्यादा नजर आया है। अमोनिया की मात्रा इसमें इतनी बढ़ गई है कि पानी कम झाग ज्यादा नजर आ रहा है। अब झाग की वजह से पानी का दिखना तक बंद हो गया, ये देखिए इन तस्वीरों में। लेकिन नहाए खाए के दिन कुछ लोग यमुना नदी के किनारे पहुंचे और मजबूरी में यमुना के जहरीले पानी में ही डुबकी लगाकर पर्व की शुरुआत की। अब आप एक बात बताइए राजीव जी, संजीव जी, इन तस्वीरों को हम जो दिखा रहे हैं, मैं तो डर गया उन तस्वीरों को देखकर। श्रद्धालु फिर भी इस पानी में अपनी आस्था की वजह से जा रहे हैं, पर क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं है? जहां पर इस वक्त दीपक रावत खड़े हैं, दीपक पीछे देखिए, यमुना का पानी आपके पीछे भी झाग दिख रहा है मुझे। इस पानी में कोई कैसे डुबकी लगा सकता है, पूजा कर सकता है? दीपक जी, साफ तौर पर आनंद यही कहा जा रहा है कि जब छठ घाट की बात हम कर रहे हैं, छठ घाट पर इस बात की होड़ लगी हुई है कि कौन सफाई पहले करवाएगा, कौन घाट को तैयार करवाएगा, उसको लेकर लड़ाई ज़रूर है। लेकिन इस बात को लेकर लड़ाई नहीं होती हुई नज़र नहीं आती कि ये पानी कौन साफ़ करेगा। ये जो पानी आपको दूषित नज़र आ रहा है, जिसमें आपको सफ़ेद झाग नज़र आ रहा है, उसको लेकर कोई बात नहीं कह रहा। प्रवेश वर्मा यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे मैंने पूछा कि आप इसको लेकर कोई बात क्यों नहीं कह रहे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं चाहती कि लोग इसे देखें, इसलिए उन्होंने घाट पर बैन लगाया, लोग यहाँ ना पहुँचें, प्रदूषित पानी में ना जाएं और इसको लेकर सरकार को ना कोसें, इसलिए उन्होंने घाट पर छठ मनाने पर रोक लगाई। तो इस तरीके से, जबकि अरविंद केजरीवाल सरकार का ये कहना है कि यमुना पर काफ़ी हद तक काम हो चुका है और काफ़ी काम किया भी जा रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ ऐसी हैं जो आप सामने देख सकते हैं। ये आईटीओ की तस्वीरें हैं और इससे गंदा पानी आपको वजीराबाद और ओखला में नज़र आता है। तो लगातार जो यमुना का जो पानी है वो लगातार प्रदूषित हो रहा है। अमोनिया इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कई जगह पानी की किल्लत तक हो गई थी। अब हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ये कह रहा है कि पानी की किल्लत दूर हो गई है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये दोबारा बढ़ जाती है। इसके लिए हरियाणा से भी कहा गया है, लेकिन वहाँ से भी इसको लेकर अब तक कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाला गया। आनंद नहीं, देखिए, पराली से लेकर यमुना नदी तक हर बार जो है ये बहानेबाजी जरूर चलती है। एक वहां दम घोटू चल रहा है, यहाँ पर अब आप डुबकी लगाने से पहले आप देख लीजिए कि आप डुबकी लगाने से पहले अपने आप को इम्यूनाइज करेंगे या डुबकी लगाने के बाद अपने आप को इम्यूनाइज करेंगे। इस तरह से आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि पर्व मनाया जाए? पूर्वांचलियों के लिए कितना अहम है छठी पर्व, छठी मैया का वो की पूजा करना चाहते हैं। संजय जी, ये कहां तक सही हो गया बताइए? घाट बना ना बना हो, वो पानी इतना गंदा है। तभी मैंने आपको आनंद जी कहा कि जब छठ पूजा होती थी तो 15 दिन पहले से हरियाणा पानी छोड़ता था और यमुना की सफाई होती थी। इस बार छठ पूजा नहीं वहां मनाने दिया जा रहा है, इसीलिए हरियाणा ने पानी नहीं छोड़ा और आपको गंदगी दिख रही है। यही बात मैं एलजी को पहले भी कह रहा था। दूसरी बात कि अभी लगभग 1000 घाट पर छठ पूजा की तैयारी हो रही है। मैं अभी एक छठ घाट पे ही बैठा हूँ, यहाँ की तैयारी का जायजा ले लिया था, यहीं से डिबेट कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो 1000 घाट पर दिल्ली सरकार पूरी चाक चौबंद कर रही है ताकि पूजा ठीक से हो पाए, किसी व्यक्ति को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। यहाँ तक कि यमुना पे जो पूजा करते थे उन आयोजकों को कहा गया है कि आप जगह आइडेंटिफाई करा दीजिए। आप जो जगह आइडेंटिफाई कराएंगे उस सभी जगहों पर हम पूजा बस्तूर कराएंगे और उसकी भी तैयारी चल रही है। तो व्यक्ति को दिक्कत तो नहीं होगी, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। 68 घाट पर पहले पूजा होता था, आप 1200 घाट पर पूजा कर रहे हैं। तो जो पूर्वांचल के लोग दिल्ली में हैं उनको दिक्कत सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन भाजपा अपनी गंदी राजनीति से बाहर जाए। राजीव बब्बर जवाब दीजिए, बोल रहे हैं कि 68 घाट से 1200 घाट हो गए हैं, 1000 घाट की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है। अब लेटर किसने इशू किया? घाट किसके लिए बना है? पानी कहां पे गंदा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब आप बताइए, सियासत के आगे जनहित जन कल्याण पर कुछ काम होगा कि नहीं होगा?
देखिए ऐसे जब लोग होंगे तो कैसे होगा जो अपनी जिम्मेवारी लेते ही ना हो। ये तो शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा कि गंदा पानी भी हरियाणा नहीं किया है और उन्होंने ही छोड़ दिया। अरे अपनी किसी चीज की तो जिम्मेवारी लो। जमुना को साफ करने के एफर्ट पे इनके पास डबल जीरो है। क्या किया 7 साल में? कहीं कुछ परिणाम दिखाओ भाई। क्यों लोगों को धोखा दे रहे हो? हर चीज मतलब पानी हमेशा हरियाणा छोड़ता है, ठीक टाइम पे छोड़ता है, रिकॉर्ड के साथ मैं प्रस्तुत कर चुका हूं। उसके बाद आप कहते हो उसके कारण, यानी कुछ तो जिम्मेवारी लो भाई अपने सिर पे। आप सरकार हो, आपने क्या किया उसके बारे में बताओ, रिजल्ट दिखाओ, घाट दिखाओ, घाट पे सफाई दिखाओ, पानी को ठीक करके दिखाओ। तो फिर 940 करोड़ आपने अपने खर्च दिया, वो दिखाओ ना। ये किस तरीके की सरकार है जो हर बात पर कोई और है? काम अच्छा केजरीवाल करता है और जिम्मेवार जो है बुरे काम के लिए कोई और है। कमाल की सरकार है। अरे आप चिल्लाते हो यार, मैं सब कुछ कर सकता हूं। संजीव जी, राजीव जी, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, उसको जरा फिक्स करेंगे एक बार। संजीव, आप कैसे कहेंगे, जवाब क्या देंगे? कहा यह जा रहा है कि आप विज्ञापन में पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जन कल्याण में कम। देखिए आनंद जी, बिल्कुल यमुना केवल दिल्ली में नहीं है, सारे इंडस्ट्रियल वेस्टेज, अभी अमोनिया क्यों बढ़ गया, सारा इंडस्ट्रियल वेस्टेज यमुना में हरियाणा की आती है। हम तो एसटीपी बना रहे हैं, लेकिन केवल दिल्ली को आइसोलेशन में काम करने से यमुना साफ नहीं होगा। ये एनसीआर को मिलकर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो अपनी जिम्मेदारी से खैर ये लोग भाग जाते हैं। अभी मैं एक बात बताऊं आपको कि दिल्ली में अगर मान लीजिए बीजेपी के लोग ये चाहते कि छठ पूजा हो, तो डीडीएमए का अध्यक्ष तो एलजी है ना, एलजी इनके द्वारा नियुक्त किए गए लोग हैं। एक बार फोन करते, इनको यमुना पे जाके नाटक करने की जरूरत नहीं थी। आदेश लेकर के एलजी साहब यमुना पे आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन एक बात देखिए, जिस डीडीएमए की आप बात कर रहे हैं संजीव जी, उसके वाइस चेयरमैन अरविंद केजरीवाल भी हैं। तो अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में ये बात नहीं है कि एलजी की तरफ से ये लेटर आ रहा है, या फिर उसके बाद जानबूझकर इसको सियासत का इसका सियासी रूप रंग दिया गया है। वोट की बात बाद में है, पहले आस्था को तो बचाइए और आस्था के साथ साथ पर्यावरण का भी तो कुछ कीजिए। राजीव बब्बर, संजीव झा, धन्यवाद। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। नमस्ते।